अजमेर बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का आदर्श परिवार की इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अजमेर बोर्ड के 30 जून को, जो कि आज ही पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। पूरे राजस्थान बोर्ड का 10वीं क्लास का जो मैथ्स का पेपर था उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस राजस्थान बोर्ड के पेपर में 90% क्वेश्चन वही आए हैं जो आदर्श परिवार की ऑनलाइन सुपरफास्ट रिवीजन में करवाए गए थे, जो टेस्ट लिए गए थे, उन्हीं से ये जो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 90% क्वेश्चन है लगभग बोर्ड पेपर ने कवर किए हैं। तो आप भी हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चाहे आप राजस्थान के या अन्य स्टेट के कहीं के भी निवासी हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलेंगे सबसे बेहद इंपॉर्टेंट और सबसे कठिन सवालों को आज सरल अंदाज में सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का बोर्ड का पेपर। और बोर्ड के पेपर में आपको पता है कि सेक्शन ए का जो कि 10 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन आया था निखिलम विधि से 105 का वर्ग ज्ञात करना था। तो स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि निखिलम विधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, निखिलम विधि का फॉर्मूला है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। इस क्वेश्चन में संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स? संख्या थी 105 प्लस विचलन कितना था यहाँ पे, क्योंकि इसका आधार 100 है इसलिए हम इसका विचलन गिनेंगे 0.5 ओब्लिक विचलन की स्क्वायर, यानी कि 0.5 की स्क्वायर। यदि आधार 100 होता है तो विचलन के बाद में 2 अंक हमें गिनने होते हैं, 105 और 105 110 हो जाएंगे, और 0.5 की स्क्वायर करने पे 25 आ जाएगा। हमारा जो आंसर था इस क्वेश्चन का आंसर है 110/25 यानी 11,025। जिस विद्यार्थी ने यह आंसर दिया है उसके 1 नंबर पक्का है। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन था वो था निम्न समीकरण को हल कीजिए। इस समीकरण को वैदिक विधि से हल करना था। पहले इस समीकरण को हम गुणा कर लेते हैं। 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 है, यानी 2 को मैं x से गुणा करूंगा 2x, प्लस 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 2x प्लस 4, 7 को x से गुणा करूंगा 7x, प्लस 7 को 2 से गुणा करूंगा 14। अब इसकी तुलना हमें इससे करनी थी, वैदिक विधि की जो समीकरण है इससे तुलना करनी थी। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? a का मान कितना हो जाएगा? 2, b का मान कितना प्राप्त होगा? 4, c का मान कितना प्राप्त होगा? 7, और d का मान कितना प्राप्त होगा? 14। वैदिक विधि से इस समीकरण का जो आंसर आता है उसका सूत्र है x बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी, यानी कि 14 माइनस 4 और बट्टे में 7 माइनस 2। 14 माइनस 4 और बट्टे में a माइनस सी, यानी कि 7 माइनस 2। कहने का मतलब है 10 बट्टे माइनस 5। आपका जो आंसर आएगा -2। जिस विद्यार्थी के -2 है वहां आपको क्वेश्चन 2 के 1 नंबर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 था वो 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था और महत्तम समाप्तवर्ती यानी HCF दिया हुआ था। हमें क्या ज्ञात करना था स्टूडेंट्स? LCM ज्ञात करना था। तो यहां फॉर्मूला क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? HCF गुणा LCM के बराबर होता है। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना था? LCM। तो LCM का फॉर्मूला हम बना लेंगे। क्या बनाएंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल और बट्टे में कितना आ जाएगा? HCF। कहने का मतलब है इस सवाल का जो आंसर आना है वो है 12,960। दोनों संख्याओं का गुणनफल 12,960 और बट्टे में क्या जाएगा स्टूडेंट्स? 18। भाग आपको देना आता होगा। 18 × 7 126 होते हैं, शेष बचेंगे 3, 36 2 बार चला जाएगा 720। जिसका 720 आंसर है उसको पूरे 1 नंबर देगा अजमेर बोर्ड। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करते हैं। 3 और गुणा में कितना लगाना था हमें? कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस 4 गुणा √3/2 की घात 3। कोस 30 की घात 3 है। यहां तो ये सेम का सेम रहना है, 3 √3/2 माइनस यहां क्या हो जाएगा? 4 गुणा √3 की घात 3। जब √3 को 3 बार आपस में गुणा किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? हमें 3 √3 प्राप्त होता है। और 2 की घात कितनी होती है? 3 8 होता है। ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। फाइनल आंसर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? ये है इसका फाइनल आंसर, दोनों आपस में बराबर यानी कि 0। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूरक कोणों पर आधारित सवाल था।
तो हम इसे क्या कहेंगे, सेक दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं। मैं बदलता हूं 90 माइनस 36, 36 को बदल रहा हूं मैं, 36 को क्या लिखूंगा मैं, 90 माइनस 54 लिखूंगा। जो बड़े वाली संख्या है बट्टे वाली उसमें से घटाना है और दोनों में से एक को ही बदलना है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या मैं नहीं बदलूंगा। माइनस ऐसे ही सेक 54 को मैं बदल देता हूं कितने, 90 माइनस 36 में, और बट्टे में कितना रहने वाला है, कोसेक 36। पूरक कोणों के संबंध का फॉर्मूला लग जाएगा, चूंकि में लिखेंगे हम सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहां कितना आ जाएगा, कोसेक 54, और बट्टे में तो कोसेक 54 है ही स्टूडेंट्स। ऐसे ही यहां कितना आ जाएगा, कोसेक 36, और बट्टे में फिर से कितना है, कोसेक 36। आपको पता है चाहे कितनी ही बड़ी संख्याएं हो, आपस में भाग लगाने पे एक आता है, ये दोनों एक आएगा, यहां भी एक आ जाएगा, 1 माइनस 1, यानी फिर से इसका आंसर आएगा 0। जिस विद्यार्थी ने 0 किया है अजमेर बोर्ड द्वारा उसको 1 नंबर वितरित किया जाएगा। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। ये लीजिए मैं चित्र बना रहा हूं, आप खुद दिमाग लगाइए। इससे समदूरस्थ, इससे समदूरस्थ, इससे समदूरस्थ, ऐसा बिंदु कौन सा होता है, याद कीजिए कि इन तीनों से समदूरस्थ जो बिंदु होगा वो क्या होगा, इन तीनों बिंदुओं से निकलने वाले वृत्त का केंद्र होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शीर्षों से समदूरस्थ जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, वृत्त का परिकेंद्र कहलाता है। स्टूडेंट्स, शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है त्रिभुज का, वो क्या कहलाता है, इन तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के संधि भाजन वाला बिंदु। और इस बिंदु से हम जब एक वृत्त खींचेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, परिकेंद्र तीनों शीर्षों से गुजरेगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जब मैंने सुपरफास्ट रिवीजन में एक वीडियो कराया तो मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था और इसका चित्र सहित बताया था। तो चित्र सहित जब हम इसका बनाते हैं तो वृत्त के केंद्र से दूरी पर जो स्थित बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं वृत्त का एक समकोण त्रिभुज का कर्ण बोलते हैं। केंद्र से दूरी यानी ये हमें कर्ण दी हुई है, और त्रिज्या कितनी दी हुई स्टूडेंट्स, हमें 5 सेमी की। क्या ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई PQ। ये कर्ण है, याद रखना कि केंद्र से दूरी कर्ण कहलाती है। जो स्टूडेंट्स अभी 10th में इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चित्र को याद रखना कि केंद्र से दूरी क्या कहलाएगी, कर्ण, और स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा ही आधार, और त्रिज्या क्या होगी, लंब। हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करनी थी, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो मैंने अभी आपको बताया स्पर्श रेखा की लंबाई आधार होती है। कहने का मतलब है सूत्र क्या आएगा, कर्ण की स्क्वायर 13 की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर यानी कि 5 की स्क्वायर। ये हमारा लास्ट आंसर है स्टूडेंट्स। 169 माइनस 25 अंडर 144 यानी कि 12 सेमी। जिस स्टूडेंट्स ने 12 सेमी आंसर दिया है उसका आंसर एकदम सही है और 1 नंबर जरूर मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो सबसे पहले इसकी अनुकूल स्थितियां, पासे को एक बार फेंकने पर परिणामों की कुल अनुकूल स्थितियां, परिणामों की कुल संभव स्थितियां तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि पासे को यदि हम एक बार फेंकते हैं तो टोटल जो अनुकूल परिणामों की कुल संभव स्थितियां होती है वो कितनी होती है, 1 से लेकर 6 के बीच की होती है। यानी कि टोटल परिणामों की संभावनाएं है 6। 4 से छोटा अंक, अब आप ढूंढिए कि इन 6 संख्याओं में 4 से छोटा अंक आने की अनुकूल स्थिति कितनी है। 4 से छोटा अंक की अनुकूल स्थितियां, 4 से छोटा होना चाहिए अंक, तो 1, 2 और 3 तीनों संख्याएं 4 से छोटी होती है। कौन कौन सी, 1, 2 और 3 यानी कि 3 संख्याएं। तो फिर इसकी प्रायिकता कितनी आएगी स्टूडेंट्स, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा, अनुकूल स्थितियां बटे कुल संभव स्थितियां 3/6 यानी कि आंसर आना है 1/2। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा का मेरा एक वीडियो है इसी चैनल पर है, आप देखिएगा, वहां मैंने इस क्वेश्चन का आंसर करा रखा है। जस्ट बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था सड़क सुरक्षा का, तीनों क्वेश्चन इसी वीडियो से आए हैं स्टूडेंट्स। PUC इंग्लिश में इसका नाम होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल और हिंदी में इसका नाम है प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र।
चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है आपको, एक एपी दे रखी है 3, 6, 9 और ये कह रहा है कि 13वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब ए का मान कितना है 3, डी का मान कितना है 3, एन कितना दे रखा है 13वां, हमें सिग्नल ज्ञात करना है, ए 13 ज्ञात करना है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान कितना है 3 प्लस एन कितना है 13 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है, यहाँ पे 3 का गैप है, ए भी 3 है और डी का मान भी कितना है 3 है। हमें क्या प्राप्त होगा 3 प्लस 12 गुणा 3। फाइनल आंसर स्टूडेंट्स 3 प्लस 36 यानी कि 13वां सिग्नल वो कितनी देर में क्रॉस करेगा स्टूडेंट्स, 39वें मिनट में क्रॉस कर लेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सेक्शन ए के क्वेश्चन। हम जो करने वाले हैं अभी जस्ट करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला जो क्वेश्चन आया था, परावर्त्य विधि से हमें क्या ज्ञात करनी थी, भाग देनी थी। और भाग देने में आपको सबसे पहले ये पता है कि क्या नोट करना है हमें, आधार। आधार कितना है 100 का, ठीक है। संख्या कितनी है यहाँ पे 123। जब भी परावर्त्य विधि ज्ञात करते हैं तो पहले हम कितना ज्ञात कर लेते हैं, विचलन। विचलन कितना है 100 से जो ज्यादा है वो विचलन कहलाता है 23। लेकिन परावर्त्य विधि में हमें क्या करना पड़ता है, परावर्त्य अंक अलग से ज्ञात करना पड़ता है। यहाँ परावर्त्य अंक कितना हो जाएगा 2 और 3 दोनों के ऊपर बार। जब भी हम परावर्त्य विधि से भाग करते हैं हमें भाग को क्या करना पड़ता है, 3 खंडों में बांटना पड़ता है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। तृतीय खंड में हमेशा ही आधार के हिसाब से ही संख्याएं रहती है। आधार 100 है इसलिए लास्ट की 2 संख्याएं रहेगी, तो बीच के अंक में 1, 4 और 8, इधर रहेगा 1, 2, 3। ये इसका विचलन अंक है, लेकिन परावर्तित अंक है 2 और 3 की बार। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। सेम का सेम 1, यहां जो अंक उतरेगा उसका इन दोनों से गुणा होगा, 2 और 3 की बार, यहां 2 की बार, यहां 3 की बार। अब 2 और 4 यहां घटाना है, बार का मतलब होता है घटाना, 4 में से 2 घटाएंगे इधर 2 आ जाएगा। यहां जो उतरेगा इन दोनों से गुणा, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 की बार, 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 इंटू 3 यानी 6 की बार। घटा लेंगे, 8 में से कितना घटेगा 7, कितना बच जाएगा हमारे पास में 1 बच जाएगा। 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे, यहां उतरेगा 2 की बार, यहां उतर जाएगा 3 की बार। फाइनल आंसर 5 में से 3 घटा लिया हमने 2 और 8 में से 8 गया 0। कहने का मतलब है इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो ये है, भागफल 121 और शेषफल कितना स्टूडेंट्स 0,2। आदर्श परिवार की तरफ से सबसे पहले और सबसे सटीक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत, बिना विभाजन प्रक्रिया के पता लगाना था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। 80 का जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा, ये देखिए मैं साइड में कर रहा हूं, 2 का भाग लगाऊंगा 40, फिर से 2 का भाग लगाऊंगा 20, फिर से 2 का भाग लगाऊंगा 10, फिर से 2 का भाग लगाऊंगा 5, यानी कि 2 की घात तो आएगी 4 और गुणा में कितना 5। ये हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन और आंसर आ गया। ये देखिए यदि किसी भी संख्या का हर कैसा होता है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होता है तो वो संख्या कैसी होती है, शांत। यहां हर का रूप कैसा है, हर का रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, अतः संख्या कैसी है, शांत है। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये संख्या कैसी है, शांत। हमें इसका कहीं भी आंसर दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, हमें इसका आंसर नहीं ढूंढना था। यदि आंसर ढूंढना होता तो आप 5 की घात 1 तो है 3 से गुणा कर देते, यानी कि टोटल 5 की घात 4 चाहिए थी हमें, 5 की घात 3 से एक्स्ट्रा गुणा करना है, तो फिर इसका आंसर ऐसा हो जाता 7 गुणा 5 की घात यानी 125 और बट्टे में 10 की घात 4। 7 और 5 का 125 का गुणा करके उसमें 10 की घात 4 का भाग लगा देते, लेकिन हमें नहीं ज्ञात करना था, केवल शांत और अशांत ही बताना था। चलिए स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। आर का मान है 14 है और थीटा का मान कितना है स्टूडेंट्स 90 डिग्री। क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई यानी कि L का मान ज्ञात करना है और L के मान का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान 22/7, आर में कितनी दी हुई है 14 है, गुणा थीटा का मान है 90 और बट्टे में कितना 180 चाप की लंबाई। 7 से 14 कटेगा 2 बार, 0 से 0, 9 से 18 कितनी बार 2 बार, 2 से 2 भी कट जाएगा,
कहने का मतलब है 22 सेमी ये आएगी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 22 सेमी की। फिर से देखिए 22/7 गुना आर का मान हमारे पास था 14 गुना थीटा का मान 90, 0 से 0, 9 से 18 दो बार, 7 से 14 दो बार, 2 से 2 भी कट गया, आंसर बचा हमारे पास में 22 सेमी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें क्या दिया हुआ है, व्यास किसका, शंकु का। चाहे व्यास वृत्त का हो चाहे शंकु का हो, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी पड़ती है, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ती है। तो आर कितनी आ जाएगी, 14/2 यानी कि 7 सेमी। और क्या दी हुई है हमें, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, 25 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आपके लिए ये क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से कठिन ही होगा। लेकिन आपको उम्मीद है, मैं करता हूं आपने सही किया होगा। पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला है। 22/7 गुना आर का मान कितना है 7, ब्रैकेट में एल प्लस आर यानी कि 25 + 7। ठीक है, तो क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आएगा 22 × 32। जो भी आने वाला है वो ये आंसर था, 22 × 32। 22 को मैं 2 से गुणा करूंगा 44, मेरे पास में कैरी आएगा 4। 22 को 3 से गुणा करूंगा 66, 66 और 4 70। यह है फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, 704 मीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 704 मीटर स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हम। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये लो सीसीटीवी कैमरा, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर और दूरदृष्टि रेखा की जो हमें लंबाई दे रखी है वो कितनी है 10 मीटर। इसके आगे भी, जब भी आगे भी आ जाए और हमें क्या ज्ञात करें, खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा वर्ताकार क्षेत्रफल, तो वर्ताकार क्षेत्रफल सदैव पाई आर स्क्वायर होता है। और ये शब्द आया हुआ है यहाँ पे कितना, आगे रेखा के आगे, और जब भी आगे दिया होता है तो हमें आर कितनी काउंट करनी पड़ती है 10 सेमी, 10 मीटर की, जो कि दृष्टि रेखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें आर है वो किसको काउंट करना था स्टूडेंट से, दृष्टि रेखा को। पाई का मान 3.14 गुना आर यानी 10 × 10। फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स 314 मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमने ये सेक्शन बी के क्वेश्चन किए हैं। आदर्श परिवार आपको लगातार सॉल्यूशन दे रहा है। सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन आया, x² - 2x - 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि इस बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच करनी है। इसे क्वेश्चन पहले मैं बता दूं कि 15वां जो क्वेश्चन था उसमें यदि अदृश्य क्षेत्रफल ज्ञात करना तो हमें पाई आर स्क्वायर ज्ञात करने के लिए पहले हम आधार ज्ञात करते, और आधार ज्ञात करके आधार है वो 6 आता, पाई आर स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगाते 3.14 गुणा 6 गुणा 6 36 गुणा 3.14 यानी कि आंसर हो जाता। परछाई द्वारा निर्मित क्षेत्रफल है उसमें अदृश्य क्षेत्रफल ज्ञात करना है 3.14 गुणा 36। मैंने जो ज्ञात किया था वो दृश्य क्षेत्रफल है, अदृश्य क्षेत्रफल परछाई द्वारा ज्ञात करना है 3.14 गुणा 6 गुणा 6। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, यदि हम यहां देखें ध्यान से तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि a का मान कितना है 1, b का मान कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे -2 और c का मान कितना है -15। पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग कितना होता है स्टूडेंट्स, -b/a, माइनस का पहले से है -2/1 यानी प्लस का 2, अल्फा गुणा बीटा कितना आएगा स्टूडेंट्स c/a यानी कि -15/1 कितना आया -15। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसी का गुणनखंड करना है, x² - 2x - 15 का। आपको पता होना चाहिए इसका गुणनखंड क्या होगा, गुणा करने पे -15 और घटाने पे -2 यानी कि x² - 5x + 3x - 15, ये इसका गुणनखंड है स्टूडेंट्स। x कॉमन लेते हैं, x - 5, क्या कॉमन लेंगे +3, कितना जाएगा x - 5 यानी कि इसका गुणनखंड है x - 5 और x + 3। हमें इसके शून्यांक यानी अल्फा प्लस बीटा निकालने हैं। पहला अल्फा कितना रहा, x - 5 = 0 यानी कि अल्फा = 5, बीटा कितना रहा x + 3 = 0 यानी कि बीटा = -3। हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा 5 - 3 यानी 2। आप देख लीजिए शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और गुणनखंड से भी इतना ही आ रहा है, अल्फा गुणा बीटा कितना होगा स्टूडेंट्स
5 गुणा -3 माइनस का 15, ये भी -15 आया है। तो शून्यांकों का योगफल -b/a फॉर्मूले से भी 2 आया है, अल्फा गुणा बीटा गुणनफल -15 आया है। और ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा गुणनखंड के बाद में अल्फा और बीटा को जोड़ने पे दोनों तरफ बराबर आया। हम कह सकते हैं कि इनके शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध कैसा स्टूडेंट्स, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया हुआ था, 2 पद दिए हुए हैं किसी भी समांतर श्रेणी के। A2 हमें दिया हुआ है 24, A3 कितना है स्टूडेंट्स, 28, 28। हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का जो गैप है यानी D है वो कितना है, 28 - 24 यानी कि 4 है स्टूडेंट्स। दोनों के बीच का गैप कितना है, 4। हमें इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद कितना होगा स्टूडेंट्स, यदि हम 28 में से 4 घटा दें तो a यानी प्रथम पद हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा 20। अब हमें क्या ज्ञात करना है, n 61 पदों का योगफल, n बराबर 61, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं हम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना है इस बार। तो लगाते हैं हम, n का मान कितना है 61 पदों का, 61/2, 2 गुणा a कितना प्राप्त किया हमने 20 प्लस n-1, 61 - 1 गुणा d कितना था हमारे पास में, बीच का गैप है वो 4 है। हल करते हैं इसको, 61/2 कितना होगा, 2 गुणा 20 यानी कि 40 प्लस यहाँ कितना होगा 61 - 4 यानी 60, 60 गुणा 4। फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 61/2 और ब्रैकेट में 40 प्लस 240। तो हमें जो प्राप्त होगा वो आंसर ये है स्टूडेंट्स 280 में 2 का भाग लगाने पे 140 यानी कि 61 गुना 140, ये हमारा फाइनल आंसर। 140 को 0 से गुणा कर देता हूँ, 1 से गुणा करता हूँ, 140 को 1 से गुणा करूंगा, 140 का 0 आ जाएगा, मेरे पास कैरी आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स, चलो मैं 61 को कर लेता हूँ। 61 को 0 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। 61 को 4 से गुणा करूंगा तो 244, 61 को 4 से गुणा करने पे 244 आते हैं। 4 के 4 तो आएगी हमारे पास यहाँ पे अंक और 24 कैरी। 61 को 1 से गुणा करेंगे, 61 उसमें 64 जोड़ देंगे, सॉरी 24 जोड़ देंगे, 61 और 24 को जोड़ने पे 85 आता है। ये इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स 8540। चलते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम हल करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये कह रहा है कि एक पेड़ है जिसकी की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है 12 मीटर है। ये लीजिए 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। ये कह रहा है कि आंधी आने पे टूट के गिर जाता है। ऐसा पेड़ है, टोटल लेंथ है पेड़ की 12 मीटर है। ये लीजिए 12 मीटर, और ये बीच में से यहाँ से टूट के गिरता है आंधी आने के बाद में, और जहाँ जमीन को छूता है वो कितने डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे छूता है। अब ये टूट के गिरा हुआ पेड़ है, ठीक है, तो इस तरीके से डैश डैश बना लेंगे हम इसको। ये इसकी डैश डैश डायमेंशन है इसके बाद के ऊपर की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लेंथ है वो 12 मीटर है। जहाँ से पेड़ टूटा है मैंने मान लिया h ऊंचाई पर, यहाँ से पेड़ टूटा है। अब इधर जो गिरा वो भाग कितना हो जाएगा 12 माइनस h हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करनी है कि ये ऊंचाई h ज्ञात करनी है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री का कोण है। हम ध्यान से देखें तो लंब और कर्ण की बात चल रही है, यानी कि इसमें जो थीटा आएगा वो कैसा आएगा साइन। त्रिभुज यदि मैं नाम दूं इसको A, B और C, तो त्रिभुज ABC में चलते हैं हम। त्रिभुज ABC में क्या लगेगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है h और कर्ण कितना है 12 माइनस h। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 h बटे 12 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 2 गुणा h बराबर 12 माइनस h। स्टूडेंट्स 3h बराबर 12 है, तो हम कह सकते हैं कि h का मान होगा 12/3 बराबर 4 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बुक में क्वेश्चन है उसका आंसर तो कुछ और ही था। जी हाँ, कारण क्या है 30 डिग्री का। जो बुक में आपके क्वेश्चन दिया वो 60 डिग्री का। बनाने वाले ने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया। अब ज्यादा क्वेश्चन जब स्टूडेंट ने हल किया होगा तो कंफ्यूज जरूर हुए होंगे कि 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो आंसर वही रहना चाहिए था। फिर जब आपने विशेष ध्यान दिया है तो आपको भी समझ आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, पहले मैं इसका चित्र बना लेता हूं। ये कह रहा है कि ऐसे दो त्रिभुज हैं जिनके आधार क्या है समान है। तो पहले BC आधार वाले दो त्रिभुज बनाने हैं। एक का नाम है ABC, ये लीजिए मैंने स्टूडेंट्स ABC त्रिभुज बना दिया। एक का नाम क्या है DBC। तो
ये ऐसा है DBC, ये लीजिए मैंने DBC त्रिभुज बना दिया। ऐसे दो त्रिभुज हैं जिनका दोनों का आधार क्या है, समान है। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यही दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC में आधार BC है, ये एक ही आधार है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, साथ में इसके ये भी दिए हुए हैं कि दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। मैं मौखिक बता रहा हूं, आप इसका लिख भी सकते हो कि दोनों जो विकर्ण है या फिर AD है वो कहाँ, BC और AD दोनों O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC किसके बराबर है, सॉरी एरिया ऑफ ABC बटा यानी DBC और ABC और DBC का जो अनुपात है वो AO बटा DO के बराबर हमें सिद्ध करना है। इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि इसको इससे मिलाया हुआ है प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहा है, AD व BC कहाँ मिलते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD व BC कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आपस में O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस तरीके से ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, रचना करनी पड़ेगी। अब रचना का जो कारण है वो भी आपको समझ आ रहा होगा कि हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल इसके ऊंचाइयों पर डिपेंड कर रहे हैं। और ये जो हम शीर्ष लंब खींचेंगे वो क्या होगी, ऊंचाई। एक तो हम AM शीर्ष लंब खींचेंगे BC पर, और ऐसे ही एक और शीर्ष लंब हमने खींचा है DM, ठीक है, DN है इसका नाम। तो ये DN हमने कहाँ खींचा है, ये DN हमने शीर्ष लंब खींचा है BC पर, यानी दोनों ही आधारों पर, एक बार A वाले शीर्ष से और एक बार D वाले शीर्ष से हम क्या खींचेंगे, शीर्ष लंब खींचेंगे। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। मैं दोनों का एक साथ ही ज्ञात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC, दोनों का अनुपात 1/2 गुना पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा BC 1/2 गुना BC गुना इसकी ऊंचाई यानी AM बटा इसका आएगा 1/2 गुना BC गुना इसकी ऊंचाई यानी कि DN। दोनों कट जाएंगे BC और BC, हमारे पास ये बचेगा एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC बराबर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, AM बटा DN। समीकरण नंबर 1 हमें क्या लेके आना था, AO बटा DO बराबर लेके आना था, आ गया AM बटा DN। यानी कि हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि AM और DM हट जाए और AO और DO आ जाए। उसके लिए जो साइड में दोनों ट्राइंगल हैं, कौन से ट्राइंगल, एक बार तो ये वाला ट्राइंगल और एक बार ये वाला ट्राइंगल, पता क्या चलेगा, AM और DN जो दोनों भुजाएं जहां पे है वही त्रिभुज। तो AM और DN इन्हीं दो त्रिभुजों में है, एक AMO में और एक DON में, इन दो की तुलना कर रहा हूं मैं। त्रिभुज AOM वह त्रिभुज DON में, इनमें क्या स्टूडेंट्स, एक तो M पे बनने वाला कोण N पे बनने वाले कोण के बराबर है, दोनों ही 90-90 डिग्री के थे, हमने शीर्ष लंब खींचा था। और एक O पे बनने वाला कोण O पे बनने वाले कोण के बराबर है, क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज किस नियम से, AA नियम से, दोनों ही त्रिभुज AA नियम से क्या है स्टूडेंट्स, समरूप हैं। त्रिभुज AOM किसके समरूप है, त्रिभुज DON के समरूप है। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब यदि संगत भुजाएं समानुपाती है तो हम क्या कह सकते हैं, हमें तो तीनों भुजाएं लिखनी है, लेकिन हम कौन कौन से लिखेंगे, केवल दो ही लिखेंगे। AM बटे DN के समानुपाती कौन से लिखेंगे हम, AO बटा DO, और ये हम बना देंगे समीकरण नंबर 2। हमने AO 12 और 12 AO बटा DO लिया और 13 और 13 AM बटे DN लिया है। ये समीकरण 2 का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। और हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आंसर आने वाला है, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC बराबर AO बटे DO, यही हमें सिद्ध करना था। चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि सबसे कठिन क्वेश्चन स्टूडेंट्स से जब मैंने पेपर देने के बाद में सर्वे किया तो पता चला कि सबसे कठिन क्वेश्चन है वो यही लगा है, लेकिन कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, केवल आपको दिमाग लगाना था इसकी रचना पे। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे AB बराबर AC बराबर AD दिया हुआ है, ठीक है। मैं रचना कर लेता हूँ, B को D से मिलाया, सिद्ध क्या करना है वो आप देख ही सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये हमें सिद्ध करना है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, रचना क्या करूंगा मैं, B व D को मिलाया, ये इसकी रचना हो जाएगी स्टूडेंट्स।
बी व डी को मिलाया। जैसे ही मैंने बी व डी को मिलाया तो यहाँ पे मुझे याद आएगी प्रमेय, जो कि आपके इसी पेपर में आई हुई थी, क्वेश्चन नंबर 29 में 12.8 पर में 2 बार लगानी है। एक बार मैं लगाऊंगा चाप BC पर, चाप BC पर। यदि हम ध्यान से देखें चाप BC, B और C कहाँ मिले हुए हैं, A से मिले हुए हैं, तो चाप BC पर, ठीक है, कौन सी प्रमेय से, प्रमेय 12.8 से, ये 12.8 प्रमेय है। क्या आएगा, कोण BAC किसके बराबर आएगा, BAC बराबर आएगा BC चाप और किस बिंदु से मिला हुआ, B और C दोनों D से मिले हुए हैं, यानी इस कोण पे, यानी कि कोण है हमें जो सिद्ध करना है उसके अनुसार BDC, तो इस प्रमेय के अनुसार केंद्र पे बना हुआ कोण शेष भाग पे बने कोण के बराबर होता है। कोण BAC बराबर 2 कोण BDC। ऐसे ही चाप CD पे चलते हैं हम। चाप CD पे क्या कहेंगे हम, 12.8 पर में से क्या आएगा मेरे पास में, चाप CD पे जो बनने वाला कोण है, चाप CD द्वारा केंद्र पे बनने वाला कोण है कोण CAD, किसके बराबर होगा, 2 कोण जो सिद्ध करना है उसके सेकंड के, यानी कोण है CBD के। इसको मैं क्या बना दूंगा स्टूडेंट, समीकरण नंबर 2। सिद्ध करना के अनुसार यहां से 2 कॉमन लेके BDC और CBD को जोड़ना है, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। लगभग सवाल बता ही रहा था क्या क्या करना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ रहे हैं। जैसे ही समीकरण 1 को और 2 को जोड़ेंगे LHS में जुड़ जाएगा, यानी BAC प्लस CAD, और RHS है वो RHS में जुड़ेगा। इसका RHS कोण 2 कोण BDC और इसका RHS कितना है, 2 कोण CBD। देख लीजिए स्टूडेंट्स, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है मैंने, 1 का LHS जोड़ा है यहाँ पे BAC और CAD, और दोनों 1 और 2 के RHS जुड़ गए। यहाँ यदि हम इन दोनों को जोड़ें, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ें, तो ये पूरा कोण बन जाएगा कोण BAD बराबर, इधर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो फाइनल आंसर वही बचा जो कि हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और यदि आपने इसको नहीं किया तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो सुपरफास्ट रिवीजन में इसी यूट्यूब चैनल पे आपके 13वीं एक्सरसाइज में मैंने ये क्वेश्चन उदाहरण में कराया हुआ भी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम, और आप वहां से देख भी सकते हैं। तो ये क्या बताया है, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, हमने मान लिया एक त्रिभुज है हमारे पास में, त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है, और अन्य 2 भुजाएं AB व AC को आगे बढ़ाने पर Q व R पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो पहले मैं त्रिभुज वृत्त बना लेता हूं। ये ऐसा एक वृत्त है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी AB व जो BC भुजा है ना, ये मान ली मैंने इसकी BC भुजा है, ये कहाँ स्पर्श करती है, BC भुजा बिंदु P पे स्पर्श कर रही है। ये BC भुजा है, इस बिंदु P पे स्पर्श कर रही है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ तक ही है ये BC भुजा। अब ये कह रहा है कि एक AB भुजा को आगे बढ़ा दूं मैं, इस AB को ऐसे आगे बढ़ाऊं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का वृत्त है कि ये यहाँ इसको स्पर्श करेगी, इसको ऐसे स्पर्श कर रही है। जो AB को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये कहाँ, Q पर, और ऐसे ही मैं इस AC भुजा को यदि आगे बढ़ाऊं तो ये कहाँ इसको स्पर्श करेगी, इस बिंदु Q पर स्पर्श करेगी। थोड़ा थोड़ा ऐसा चित्र बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करनी है, 13.3 पर में 2 बार लगानी है। बाह्य बिंदु पर क्या होता है, यदि कोई वृत्त से बाह्य बिंदु स्थित होता है तो वो कहाँ स्थित होता है, बाह्य बिंदु से यदि वृत्त पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचें तो वो कैसी होती है। आप इसमें जो दिया हुआ है और सिद्ध करना है वो आप लिख सकते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। और क्या दिया हुआ है, सेम का सेम आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रचना इसमें जरूरत नहीं है, हम सीधी इसकी उपपत्ति स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, पर मैं 13.3 लगानी है इसमें। अब 13.3 यहां पे 3 बार लगानी है, तो मैं पहले लगा रहा हूं बिंदु A पर। यदि मैं बिंदु A से देखूं तो बाह्य बिंदु A है, और ये बाह्य बिंदु A और इससे स्पर्श रेखाएं कहां खींची हुई है, AQ और AR, ये इसकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होगी, यानी AQ बराबर AR। सिद्ध करने में हमें AQ चाहिएगा। ठीक है, तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देता हूं, आगे ये काम आएगी। अब यदि मैं बाह्य बिंदु P से देखूं तो मेरे पास देखिए क्या आएगी,
बिंदु P से देखने पे आएगी PQ बराबर, बाह्य बिंदु P से देखने पर ये है बिंदु P और ये स्पर्श रेखा है B और ये बिंदु है P। तो बाह्य बिंदु B से देख रहा हूं मैं इस बार, बाह्य बिंदु B से देखो मेरे पास में क्या आएगी, BQ और BP दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर हैं, BQ बराबर BP। थोड़े से मैंने चित्र में यहाँ पे बिंदु P लिखना था, यहाँ लिख दिया मैंने P और B यहाँ लिख दिया था। अब सही है, यहाँ B है और यहाँ ये बिंदु P है, तो B से देखने पर BP और BQ आपस में बराबर है, BQ बराबर BP। याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, समीकरण नंबर 2 आगे ये काम आएगी। ऐसे ही बिंदु C से देखने पे देखिए क्या होगा, बिंदु C से क्या आएगा स्टूडेंट्स, CP बराबर CR, CP बराबर CR, समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। हमें क्या सिद्ध करना है, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। तो यदि मैं BC प्राप्त करूं तो BC कब प्राप्त होगी, जब मैं BP और किसको जोड़ूंगा, PC को जोड़ूंगा। मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, BC चाहिए था और BC के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, BP और PC दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और चित्र से मेरे पास में मुझे क्या पता है कि BP का मान क्या है, BQ, और जो CP का मान है वो किसके बराबर है, CR के बराबर है। ऐसे ही मुझे AB, BC और AC तीनों को जोड़ना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं तीनों को एक साथ जोड़ रहा हूं, ठीक है। AB प्लस BC प्लस AC, इन तीनों को जोड़ना है मुझे। अब चित्र के अनुसार यदि मैं AB भुजा को जोड़ूं, A से लेकर B तक की भुजा, तो वो तो AB है ही, और A से लेकर C तक की भुजा वो तो AC है ही। लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, BC में मेरे पास क्या प्राप्त होगा, मैंने आपको बताया BC 2 भागों में बंटी हुई है, BP प्लस CP और प्लस में AC। अब मैंने जो पहले 2 समीकरण बनाई थी उसके अनुसार BP है वो किसके बराबर है, BQ के, और जो CP है वो तो CR के बराबर है ही। तो ऐसे लिखूंगा मैं, AB प्लस जो BP का मान है वो मेरे पास में किसके बराबर है, BQ के, और CP का मान है वो CR के, वो मैं यहाँ प्रतिस्थापित करता हूँ समीकरण 1 और 2 की सहायता से। यहाँ BQ आ जाएगा, यहाँ CR आ जाएगा, और मेरे पास में AC तो पहले से ही है, ठीक है। और ये दोनों तीनों समीकरणों से मुझे प्राप्त हुआ है। इस तरीके से हमें जो फाइनल आंसर है वो क्या लेके आना था, AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। अब ये जो मेरे पास में तीनों भुजाओं का योग प्राप्त हुआ है, ये जो मेरे पास में तीनों भुजाओं का योग प्राप्त हुआ है, तो स्टूडेंट्स मैंने तीनों भुजाओं का योग किया, मुझे क्या प्राप्त हुआ, AB प्लस BQ प्लस CR प्लस AC, ठीक है। लेकिन यदि मैं चित्र से देखूं, चित्र में हमें ये प्राप्त हो कि AQ और QR को जोड़ना है। चित्र में यदि मैं AQ, A से लेकर Q तक की दूरी, और A से लेकर AR तक की दूरी को जोड़ूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, AB प्लस BQ, यही प्राप्त होगा। इसको मैं समीकरण देता हूं, समीकरण नंबर 3। तो AQ का मान क्या है, AB प्लस BQ, ठीक है। और QR का मान क्या है, चित्र से देख लीजिए आप, QR का मान क्या है, ये QR का मान है AC प्लस CR, AC प्लस CR, मैं CR को इधर लिख देता हूं, CR प्लस AC, ठीक है। अब AQ और QR समीकरण 1 से हमने देखा था कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो यदि दोनों आपस में बराबर हैं तो QR की जगह मैं AQ लिख सकता हूं, यानी AQ प्लस AQ, और यहां तो AB मेरे पास है ही, प्लस BQ और CR, आप देखिए BQ और CR, ठीक है। BQ और CR मिलके क्या बना रहे हैं, BC, और ये AC है ही, तो ये कितना हो जाएगा, 2AQ बराबर AB प्लस BC प्लस AC, और AQ का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 AB प्लस BC प्लस AC। अब आप सोच रहे होंगे कि BQ और CR मिलके BC कैसे बना, तो आप देख लीजिए, इससे पहले BQ प्लस CR में क्या था, BP प्लस CP, और किसके बराबर था, BC के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस AC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करने वाले हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए डरावना क्वेश्चन।
तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये कह रहा है एक वृत्त पर बिंदु P है वो कहां? BC भुजा को। तो ये हमने एक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC की भुजा BC एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करती है। तो पहले हम वृत्त खींच लेते हैं। ये एक वृत्त है और इसका बिंदु P है वो स्पर्श बिंदु है। ये जो बिंदु P है वो कहां? इस BC भुजा का स्पर्श बिंदु है। ये बिंदु B, ये बिंदु C, ठीक है। और त्रिभुज ABC की जो भुजा है उसकी A को, यानी इस AB, तो AB भुजा को मुझे बढ़ाना है और इस प्रकार बढ़ाना है कि ये इस वृत्त को छू के जाए। अब भी ये छू के नहीं जा रही है, तो आप यहाँ ले लेता हूँ मैं बिंदु B और इसको ये यहाँ छू के चली जाएगी। मान लीजिए ये बिंदु Q पे छू रही है और ऐसे ही यहाँ बिंदु R पे छू के जा रही है। ये है बिंदु C। तो ये BC भुजा है। जब BC भुजा है वो वृत्त को बिंदु P पे और AB भुजा को आगे बढ़ाने पे Q पे और AR भुजा को AC भुजा को आगे बढ़ाने पर R पर स्पर्श करती है। क्या दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं और सिद्ध क्या करना है वो आपके सामने है। हम इसका उत्पत्ति स्टार्ट कर देता हूं, मैं इसकी हल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहां पर हमें क्या करनी है? 13.3 पर मैं 2 बार लगानी है, ठीक है। 13.3 पर में क्या होती है स्टूडेंट्स? यदि किसी वृत्त से बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे तो दोनों जो होती है वो लंबाई में बराबर होती है। तो पर मैं 13.3 का यूज कर रहा हूं मैं। पर मैं 13.3 के अनुसार यदि बिंदु A से मैं क्या लगाऊं? 13.3 पर मैं लगाऊं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? बिंदु A से मुझे ये प्राप्त होगा AQ बराबर AR, ठीक है। समीकरण नंबर 1, AQ बराबर AR, ठीक है। यदि मैं AQ और AR को जोड़ूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? ऐसे AQ प्लस AR, मैं इसको जोड़ूं तो मुझे जो प्राप्त होगा वो ये होगा AB प्लस AB प्लस BQ प्लस AC प्लस CR। देखिए AQ और AR को मैं जोड़ूं तो AQ दूरी है वो AB और BQ में टूटी हुई है, AR दूरी है वो AC और CR में टूटी हुई है। मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये मैंने बिंदु A पर लगा दी थी। यदि यही मैं बिंदु B पर लगाता, पर मैं कौन सी पर मैं? 13.3, मैं यहाँ इसको समीकरण 2 नाम देता हूं। तो 13.3 पर मैं यदि मैं बिंदु B पर लगाऊं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? BQ बराबर BP प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 3, ठीक है। और ऐसे ही मैं यदि यही सेम की सेम बिंदु कहां? C पर लगा दूं मैं पर मैं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? CP बराबर CR, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 में BQ और CR का मान रखने पर रख देते हैं। समीकरण 3 व 4 का मान, या समीकरण 3 व 4 से किसका? एक तो BQ का और एक CR का। BQ व CR का मान कहां रखना है? समीकरण 2 में रखना है। तो हमें जो प्राप्त होगा वो फाइनली हमारा आंसर प्राप्त होगा। AQ प्लस AQ लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, क्योंकि समीकरण 1 से मुझे पता है AQ AR के बराबर है। ये AB सेम का सेम प्लस BQ का मान क्या है? BP, और इसका यदि मैं CR का मान पहले लिख दूं, किसके बराबर है? ये CP के बराबर है, और AC है वो बाद में लिखा हुआ ही है। अब चित्र से देखें हम, BP प्लस CP किसके बराबर है स्टूडेंट्स? BP प्लस CP है वो AB के बराबर है, BC के बराबर है। तो इस तरीके से जो मुझे फाइनली आंसर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस AC। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या किया मैंने? BP और CP को जोड़ के BC लिख दिया और AQ और AQ को जोड़ के 2AQ लिख दिया। बाकी ये तो सेम था ही, AB प्लस AC, और नेक्स्ट लाइन में मैंने आंसर किया है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो मैं यही आपको बताता हूं क्या करना था। परिगत वृत्त खींचना था। तो पहले हमें एक BC खींचना है। ये लो BC भुजा कितने सेमी नाप की है? 6 सेमी नाप की।
फिर हमें क्या करना था, कोण बी पे 60 डिग्री का कोण बनाना था इस तरीके से, ये बी पे 60 डिग्री का कोण। फिर हमें ए बी है वो 5 सेमी यानी बी पर प्रकार की नोक रख के 5 सेमी का चाप काटना था। ये लो मैंने 5 सेमी का चाप काट दिया और फिर ए को सी से मिला देंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है, यदि हम इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का क्या करें, समद्विभाजन करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, परिकेंद्र ए बी और ए सी का आप समद्विभाजन कर लेना इस तरीके से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये एक समद्विभाजक रेखा। ऐसे ही ए सी का यदि हम क्या करें, समद्विभाजन करें तो एक बिंदु प्राप्त होगा। ये बिंदु क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। और ये ए बी व सी से तीनों बिंदुओं से गुजरेगा, बराबर दूरी पर स्थित होगा। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा हुआ है कि शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या होता है, वो ये आंसर परिकेंद्र होता है। और इस तरीके से इसकी रचना हो जाएगी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। आर बराबर कितनी दी हुई है हमें, 21 सेमी की। थीटा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री का। क्या ज्ञात करना है हमें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यदि आप इसमें आर का यानी 21 सेमी और थीटा का मान रखोगे तो आपका फाइनल आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका नाप लिख रहा हूं, मैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 को मैं आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा भी लिख सकता हूं। पाई का तो मैं रख रहा हूं कितना आएगा, 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 और गुणा थीटा, थीटा का मान है 90 बटे में 360 माइनस आर स्क्वायर 21 गुणा 21/2 गुणा साइन थीटा, साइन 90 डिग्री। यदि हम हल करें 0 से 0, 9 से 36 कितनी बार, 4 बार, और 7 से 21 कितनी बार, 3 बार। देखिए क्या बचेगा, 22 × 3 यानी कि 66 गुणा 21 और बटे में 4 माइनस यहाँ 441/2 गुणा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। 66 और 4 दोनों किसके पाड़े में आते हैं स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे 2 के पाड़े में आते हैं। तो ये जो हमारे पास में बचा है, कितना बचा, 33 गुणा 21 और बट्टे में 2 माइनस 441/2। आपको 33 को 21 से गुणा करना है, बट्टे में 2, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ सीधा ही 2। और आपको पता है यदि दोनों संख्याएं एक जैसी होती है हर, तो क्या होता है, सेम की सेम जो संख्या होती है वो एलसीएम आती है और ऊपर वाली संख्या सेम की सेम। 33 गुणा 21 करना है, 33 को 1 से गुणा करता हूँ, 33 को 2 से गुणा करता हूँ, 66 और 3 को जोड़ दूंगा यानी कि 69। 391 माइनस 441 सेम का सेम घटा लेते हैं। 3 में से 1 चला जाएगा 2, 9 में से 4 चला जाएगा 5 और 6 में से 4 चला जाएगा 2/2। ये फाइनल आंसर है 1, फिर 2 और शेषफल बचेगा, सॉरी 2 में 2 का भाग लगा रहे हैं 1, 5 में 2 का भाग लगा रहे हैं 4, शेषफल बचा 1, 126 सेमी स्क्वायर। इस सवाल का लास्ट आंसर है वृत्तखंड 126 सेमी स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 24, ये भी सरल सा क्वेश्चन था। जब भी हमें संख्याएं ज्ञात करनी है एक आकृति से पिघलाकर यदि हम दूसरी आकृति ज्ञात करते हैं, तो याद रखिएगा कि संख्या ज्ञात करने में हमें क्या ज्ञात करना है, n का गुणा करना है। यदि एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति ज्ञात करते हैं तो n का गुणा करना है हमें। किसका गुणा, जो संख्या हमें ज्ञात करनी है ना उसको n से गुणा करना है। बेलन बनाए जा सकते हैं तो बेलनों का आयतन n गुणा एक बेलन का आयतन। इन सभी सवालों को हल करने का सबसे शॉर्ट और आसान तरीका यही है, n गुणा जो हमें आकृति बनानी है या पिघलानी है उसकी एक संख्या के आयतन से गुणा करना है, n गुणा एक बेलन का आयतन। और किस से पिघला रहे हैं, धातु के गोले से, यानी गोले के आयतन के बराबर में रखना है। ठीक है, तो कारण क्या है, जब हम एक आकृति से दूसरी आकृति बनाते हैं तो उनके आयतन है वो अपरिवर्तित रहते हैं, बदलते नहीं है। जैसे कि हम बूंदी से लड्डू बनाते हैं तो दोनों के आयतन एक बराबर ही होते हैं। 5 किलो यदि बूंदी है तो लड्डुओं की जो मात्रा होगी वो भी 5 kg होगी। तो ऐसे ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था कि 9 सेमी धातु के गोले को पिघला के यदि हम 3 सेमी त्रिज्या का और 6 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाए तो बेलनों की संख्या कितनी होगी। जिसकी संख्या ज्ञात करनी है उसको n से गुणा करना है उसके एक आयतन से, तो n गुणा एक बेलन का आयतन। आप बाकी समझ गए होंगे, n गुणा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h बराबर गोले का आयतन 1/3 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ एक देखने वाली बात है, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। पाई से पाई कट जाएगा हमारे पास में, n गुणा r कितनी है, जो बेलन की त्रिज्या है कितनी है 3 सेमी की, तो 2 बार आएगा 3 गुणा 3 गुणा ऊंचाई h कितनी है 6 सेमी बराबर 4/3 गुणा
9 की घात 3, 9 है वो 3 बार आएगा, 3 इंटू 3 9 होता है, मैं दोनों को एक साथ काट रहा हूं, ठीक है। 6 से 9 को काट देता हूं मैं, ये 2 बार और ये 3 बार। अब ये 3 से 3 और कट जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या बचेगा, n गुणा 2 बराबर कितना बचा, 4 गुणा 9, तो n बराबर कितना आ गया, 36/2 18, यानी कि टोटल जो बेलनों की संख्या है वो कितनी आएगी, 18 आएगी। 3 गुणा 3 मैंने इस 9 से काटे, मान ली इस 9 से काटे 3 गुणा 3, और ये जो 3 है इससे मैंने क्या काटा है, 6 और 9 को, दोनों 6 और 9 किसके पाड़े में आते हैं, 3 के पाड़े में आते हैं। इसको 2 बार और इसको 3 बार, फिर ये 3 से 3 काट दिया था हमने, ये पूरा 9 शेषफल बच गया, और ये 2 है ये हमारे पास में, 9 और 4 का 36, 36 में 2 का भाग लगा दिया, आंसर आ गया 18। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी सरल सा ही क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, एक थैले में इसने कहा है कि कितनी गेंदें हैं, 5 सफेद 2 लाल। थोड़ा सा कटा हुआ क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें केवल इतनी ही चीजें देखनी है, बाकी जो चीजें हैं वो हमें ज्यादा महत्व की नहीं है। सफेद गेंदों की संख्या 5 है, लाल गेंदों की संख्या 2 है, और काली गेंदों की संख्या है वो 3 है। आगे तो ये कह रहा है कि उनमें से एक गेंद वो निकालने हैं, और प्रायिकता जो चीजों की ज्ञात करनी है वो तीनों हमें दी हुई है। तो परिणामों की कुल संभव स्थितियां, या फिर आप पहले लिख सकते हो सफेद गेंदों की अनुकूल स्थितियां, सफेद गेंदों की अनुकूल स्थितियां, सभी की पहले हम अनुकूल स्थितियां लिख लेते हैं। तो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का 5 दे रखी है। ऐसे ही लाल गेंदों की अनुकूल स्थितियां कितनी होगी, हमें दे रखी है 2 है। काली गेंदों की अनुकूल स्थितियां ये भी हमें दे रखी है, कितनी है 3। परिणामों की कुल संभव स्थितियां हम निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी हमारे पास में, तीनों को जोड़ लो, 5 + 2 + 3, यानी कि 5 और 2 7, 7 और 3 10, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का योग कर दिया हमने 10। अब बारी बारी से पहली प्रायिकता ज्ञात कर रहा हूं मैं, PE1, ठीक है, PE1 यानी कि सफेद गेंद आने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला क्या है, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, सफेद गेंदों की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, सफेद गेंदों की अनुकूल स्थितियां है 5 बटे कुल स्थितियां है 10, यानी कि 1/2। PE2 ज्ञात कर रहा हूं मैं, क्या ज्ञात करनी है, लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंदों की अनुकूल स्थितियां कितनी है, 2 बटे में 10, 2/10 यानी कि 1/5। मैं क्या ज्ञात कर रहा हूं, PE3। काली गेंदों की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उनमें से निकाली गई गेंद काली है, तो क्या आएगा, काली गेंद की अनुकूल स्थितियां कितनी है मेरे पास में, 3, और बट्टे में कितना 10, 3/10। यदि आप इसको 1/2, 1/5 और 3/10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन सी को है वो हमने हल कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। ग्राफी विधि से हल करना था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 समीकरणें दी हुई थी। और आपको पता है जब भी हम ग्राफी विधि से हल करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों तरफ दोनों जो बीजीय संख्याएं होती है उनमें से किसी एक संख्या का ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे ये -5y थी, इसका ट्रांसफर किया, हमारे पास में समीकरण प्राप्त हुई 4x = 20 + y। हमें x का मान निकालना है, 20 + 5y/4। ऐसे ही यदि मैं इस साइड इसको हल करूं, बड़ी संख्या को ट्रांसफर कर दूं और 3x को इधर ही रखूं, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, 15 - 5y। तो मुझे जो x का मान प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा, 15 - 5y/3। कहने का मतलब है कि दोनों समीकरणों में से एक एक को हमने ट्रांसफर कर दिया, इधर -5y को इधर भी +5y को, क्योंकि दोनों ही बड़ी संख्याएं थी। तो नियम होता है कि जब भी ग्राफी विधि को हल करते हैं, एक साइड में एक बीजीय संख्या रखनी है, बाकी दूसरी साइड एक गणितीय और एक बीजीय संख्या है। जो संख्या हम रखेंगे अंग्रेजी की संख्या या बीजीय संख्या वो बड़ी होगी या फिर माइनस वाली होगी। इधर माइनस वाली को भेजा, इधर बड़ी वाली को भेज दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y के 3 मान रख के देखने हैं, और y के जो हम 3 मान रख के देखेंगे वो ऐसे होने चाहिए कि इसमें पूरा मान चला जाए। तो यहाँ पे y का मान यदि मैं 0 रखूं तो 20 + 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 0 0 हो जाएगा, 20/4 5। तो इसका पहला जो बॉक्स प्राप्त होगा वो मैं यहां बना रहा हूं। 3 हल बता रहा हूं मैं आपको, x और y। पहला मौखिक हल बता रहा हूं, आंसर वही आएगा, 5 × 0, ये 0 हो गया 20/4 यानी 5। y का मान मैंने कितना रखा, 0। x का मान कितना आया, 5। ये इसका पहला सॉल्यूशन है।
स्टार्ट करते हैं हम दूसरा। जो बट्टे में 4 बैठा है उतना गैप छोड़ना है, यानी अब मैं y का मान रखूंगा 4, पहले 0 रखा था। यदि मैं 4 यहां रखूं तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 20, 20 + 20 यानी 40। कहने का मतलब है y का मान 4 रखने पर x का मान आएगा 10। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, 4 और जोड़ रहा हूं। पहले जो 4 रखा था उसमें 4 जोड़ूंगा यानी 8, 8 × 5 40, 40 + 20 यानी 60, 60 में 4 का भाग लगाने पे 15 है। ये तीनों सॉल्यूशन प्राप्त हो गए। अब इस समीकरण का हल कर रहा हूं मैं, ठीक है, x और y। इसमें मुझे मान y के रखने हैं। पहला मान वैसा ही रखूंगा कि पूरा आंसर आ जाए। पहला y का मान यदि मैं 0 रख दूं, यहां क्या रख दूं मैं 0, तो मुझे क्या प्राप्त होगा 5। यदि मैं कितना रख दूं, यहां मैं रख दूं, बट्टे में 3 है तो 3 रखना पड़ेगा, 0 में 3 जोड़ के 3, तो मुझे क्या प्राप्त होगा 15 गुणा 5 गुणा 3 यानी 15, 15 में से 15 घटाने पे 0 प्राप्त होगा। अब बट्टे में 3 बैठा है, जो पहले रखा था 3 उसमें 3 जोड़ देंगे यानी 6, 6 गुणा 5 यानी कि 30, 15 में से 30 घटाने पे -15, बट्टे में 3 यानी -5, कितना रखने पर 6 रखने पर। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, दोनों तरफ सॉल्यूशन प्राप्त हो गया और दोनों में देखने में पता चला कि दोनों में एक जैसा मान कितना है 5,0। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे यानी कि ग्राफ बनाएंगे, तो दोनों रेखाएं आपस में कहां काटेगी, मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है। दोनों रेखाएं कहां काटेगी, 5,0 पे काटेगी क्योंकि दोनों कॉमन है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ग्राफीय विधि से हल करने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 5 और y बराबर 0। मैंने इसका ग्राफ नहीं बनाया, उसका कारण क्या है, क्योंकि सिंपल सा ग्राफ था इसका। और यदि आप मैं बनाता तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। मैं 2 का पैमाना लेके बना रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बन जाए, वरना आप चाहो तो 1 का पैमाना लेके भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो मान देख लेते हैं। पहला 5,0, इसका देखते हैं पहले। 5,0 कहाँ स्थित होगा, 0 2 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ प्राप्त होगा पहला बिंदु और दोनों रेखाओं का वैसे यही आंसर है। फिर यहाँ पे 10,4, x का मान 10 कहाँ होगा, 8 10 यहाँ होगा और y का 4। मैंने ये 2 ही बिंदु ले लिए, तीसरा बिंदु ग्राफ में आगे जा रहा है, मैं नहीं ले रहा। ठीक है, अब ऐसे ही इसको देखें हम, 5,0 ये यही है बिंदु स्थित, 0,3 यहाँ पे x का मान 0, y का मान 3 कहाँ होगा, इस बिंदु पे। इन दोनों बिंदुओं से ही मैंने क्या किया, ग्राफ मिला दिया। आपके सामने है, कहाँ पे कटा, 5,0 पे। लेकिन परंतु हमें क्या ज्ञात करना था, m का मान किसके लिए, 4x + 3y के लिए m का मान। तो चलिए फाइनल आंसर निकालते हैं। 4x + 3y बराबर m। 4 गुणा x का मान कितना है 5 + 3 गुणा y का मान कितना है 0 बराबर m। 4 गुणा 5 यानी 20 + 0 बराबर m। कहने का मतलब है m बराबर 20। सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपने जरूर हल किया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आंतरिक विकल्प था। मैं आपको दोनों विकल्प के सही आंसर करवाने वाला हूं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला, हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण यानी कि करनी चिन्ह हटाना है। तो मैं मौखिक रूप से बता रहा हूं किसका गुणा करना है आपको, जो संख्या बट्टे में बैठी है उसके विपरीत निशान से। तो 1 प्लस साइन बट्टे में बैठा है, 1 माइनस साइन से मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे गुणा करूंगा। जैसे ही मैं 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो मुझे 1 माइनस साइन 2 बार प्राप्त हो जाएगा अंश में। और बट्टे में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इधर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है, इसका मतलब मैं वर्गमूल ले लूंगा और ये अंडर का निशान हट जाएगा। यही हमें करना था, इसीलिए हमने करनी चिन्ह हटाने की परिमेयकरण की प्रोसेस की थी। तो नेक्स्ट में यहाँ क्या जाएगा, 1 माइनस साइन बट्टा में कोस। फाइनल आंसर प्राप्त करने के लिए मैं इसका क्या कर दूंगा, अलग अलग विभाजन कर दूंगा। और जैसे मैं इसका अलग अलग विभाजन करूंगा आंसर प्राप्त हो जाएगा 1 बटा कोस माइनस साइन बटा कोस। 1 बटा कोस क्या होता है आप जानते ही हो, सेक होता है। और साइन बटा कोस क्या होता है आप जानते ही हो, tan होता है। क्या हमारा आंसर यही है, नहीं है ना। चलो हम ये आंसर क्या लेके आ सकते हैं, 1 बटा सेक प्लस tan। यदि
इसके विपरीत निशान से मैं अंश और हर में गुणा कर दूं तो मुझे ये भी आंसर प्राप्त हो सकता है। सेक माइनस 10, थोड़ा सा जो क्वेश्चन करने वाला है, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है, उसने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सेट किया है ताकि बौद्धिक क्षमता है वो स्टूडेंट्स की जांची जा सके। तो ये लीजिए, हमने इसका फिर से परिमेयकरण कर दिया। इसको परिमेयकरण तो नहीं कहते, लेकिन योगांतरानुपात के हिसाब से, या फिर सीधा ही हम कह सकते हैं कि सेक प्लस 10 का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जैसे ही सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 ऊपर आया तो सर्व समीका के अनुसार ये क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। और बट्टे में क्या बच गया, सेक प्लस 10। यही हमारा आंसर था, बराबर में RHS। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें इसको यदि मैं A, इसको B, इसको A, इसको B, मुझे 2 बार होल स्क्वायर हल करनी है। तो चलिए इसका यहाँ हल करते हैं हम। क्या क्वेश्चन था, साइन प्लस कोसेक की होल स्क्वायर प्लस कोस प्लस सेक की होल स्क्वायर। मैं इसकी होल स्क्वायर खोल रहा हूं। इस YouTube चैनल पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हल किया हुआ। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आदर्श परिवार में जो ऑनलाइन स्टडी होती है वो भी इतनी बेहतरीन होती है कि बोर्ड के पेपर से जो क्वेश्चन है वो लगभग पुट किए जाते हैं। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन गुणा कोसेक प्लस बी की स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी की होल स्क्वायर फिर से खोल रहा हूं मैं, कोस स्क्वायर प्लस 2 गुणा कोस गुणा सेक प्लस बी की स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर। यदि हम ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये मिलके मुझे 1 देता है। मैं यहाँ 1 लिख दूंगा सीधा। और मुझे पता है कि साइन का विपरीत क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहां मैं लिख दूंगा 1 बटा कोसेक थीटा। क्या करना है, इसको बदलना है सेक को, तो इसको बदलना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 बटा साइन प्लस कोसेक स्क्वायर है, इसका हम लास्ट में लिखेंगे सर्व समीका के अनुसार। ये कोस स्क्वायर हम पहले लिख चुके, 2 गुणा कोस गुणा सेक, सेक की जगह मैं लिख दूंगा 1 बटा कोस प्लस सेक स्क्वायर है, इसका लास्ट में सर्व समीका लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये देखिए साइन और कोस कट गए, ये 1 पहले से था, ये 2 और आ गया और ये 2 और है, मैं इनको साथ में लिख देता हूँ, ये तो बाकी कट गया। अब कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला सर्व समीका में कहती है कि कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर के बराबर होता है। और यहां से क्या बचा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर होता है। मैं चुंकियों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि सॉल्यूशन है इसलिए, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। फाइनल आंसर आपके सामने स्क्रीन पर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर खोलनी थी, बाकी तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसका वैकल्पिक क्वेश्चन है उसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, a की घात 4 प्लस b की घात 4 की आपको सर्व समीका याद होनी चाहिए। क्या सर्व समीका होती है इसकी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसकी सर्व समीका होती है। यदि मैं इस सर्व समीका की तुलना यहाँ अपने क्वेश्चन से करूं तो मुझे पता चलेगा कि a का मान है कोस थीटा और b का मान क्या है, साइन थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आएगा, a की स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर यानी 2 कोस स्क्वायर गुणा b स्क्वायर यानी 2 साइन स्क्वायर। ये क्या होता है हमें पता है, ये 1 होता है, 1 की स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर। क्या हमें हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर है, बराबर में RHS। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट के अनुसार हमें इस क्वेश्चन को साइन और कोस में बदल लेना चाहिए। कोट को मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, कोस बटा साइन, माइनस 10 को क्या निकले वाला हूं मैं, साइन बटा कोस। ये लीजिए मैंने इसको विपरीत में बदल दिया। हमारे ऐसे इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए 3 नियम होते हैं जो कि इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में 10वीं क्लास में आपको मिल जाएंगे। साइन गुणा कोस, इनका एलसीएम आ जाएगा। जब भी इन दोनों को हम हल करते हैं
साइन और कोस में बदल लेते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है। कोस और कोस का गुणा कोस स्क्वायर माइनस साइन और साइन का गुणा साइन स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लिया, साइन गुणा कोस का इससे भाग लगाया, साइन आया, कोस ऊपर गुणा हो गया कोस स्क्वायर, इसका इससे भाग लगाया साइन, साइन ऊपर गुणा हो गया साइन स्क्वायर। आंसर क्या लेके आना है हमें, उस पर डिपेंड करता है। 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, यानी कोस स्क्वायर को जिंदा रखना है, इसको नहीं मैं हटा रहा, सिद्ध करने के अनुसार पता चल गया, यानी कि साइन स्क्वायर को हटाना है, और साइन स्क्वायर को यदि हटाना है तो उसकी सर्वसमीका क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। बट्टे में जो चल रहा है वो सेम का सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोस स्क्वायर है वो सेम का सेम है ही, माइनस का गुणा 1 से करूंगा 1, और माइनस का गुणा कोस स्क्वायर से गुणा करूंगा प्लस का कोस स्क्वायर, बट्टे में साइन गुणा कोस है ही सेम का सेम। आप देखिए दोनों जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, और बट्टे में कितना साइन ए गुणा कोस ए। फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स बराबर RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली हल कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, समान दूरी पर स्थित है। जब भी आपको कह दे कि 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, तब आपको क्या करना है, ये मानना है कि 3 बिंदु हैं। जब भी ये कहना समान दूरी पर स्थित है, हमेशा ही क्या होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। मैंने काल्पनिक चित्र बनाया ये, हालांकि चित्र ऐसा नहीं होता, ये तीनों बिंदु अलग अलग हैं, यानी कि असंरेखीय है। मैंने काल्पनिक चित्र आपको सरलता से समझाने के लिए बताया कि इस प्रकार से है। जो और से जुड़े होते हैं वो दोनों किनारे के बिंदु होते हैं, ये -2,3 और इधर -3,4, ये दोनों किनारे के बिंदु हैं। जो बिंदु C है वो कैसा है, वो ये बता रहा है कि x पर स्थित है। तो x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हमें क्या बता रखा है कि बिंदु C क्या है, A और C से समदूरस्थ है, यानी कि AC बराबर BC हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, AC और BC 2 दूरियां हैं, और दोनों दूरियों में क्या होता है, अंडर का फॉर्मूला होता है, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। अब हम ऐसी फॉर्मूला लगाएंगे, C और A, इसको दोनों तरफ ही x2 y2 गिनना है। बिंदु C को हमें क्या करना है, x2 y2 गिनना है। तो x2 माइनस x1 क्या प्राप्त होगा मुझे, x प्लस 2 की होली स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 3 की होली स्क्वायर। ये तो मैंने ऐसी दूरी सूत्र लगा दी। अब मैं BC में लगाऊंगा, x2 y2 इसी को गिनना है, x प्लस 3 की होली स्क्वायर, ये लीजिए x प्लस 3 की होली स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 की होली स्क्वायर। हल करते हैं इसको। अब x प्लस 2 की होली स्क्वायर, पहले की स्क्वायर प्लस दोनों का गुणा 2 से, यानी 4x प्लस दूसरे की स्क्वायर 4। x प्लस 2 की होली स्क्वायर मैंने फॉर्मूले से खोली, पहले की स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों का गुणा 2 से 4x प्लस 2 की स्क्वायर। ऐसे ही ये मैं सीधा ही बता रहा हूँ, -3 की स्क्वायर 9 होती है, ऐसे ही x प्लस 3 की स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 होती है, और -4 की स्क्वायर वो कितनी होती है, 16। अब जो दोनों तरफ एक जैसे है ना, उनको हम काट सकते हैं, x स्क्वायर एक तरफ है एक जैसे, और 9 और 9 एक जैसे हैं, वो कट गए। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। हमें मैथ्स कहती है कि यदि किसी बीजीय व्यंजक का मान निकालना है तो उसको एक साइड लेके आइए। 6x और 4x एक साइड लेके आ गए हम, वो 6x इधर से आएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर 4 बचा, इधर 16 बचा है, तो 16 से ये इधर 4 है वो माइनस में चला जाएगा। मैंने इधर इसका ट्रांसफर किया है और इसमें इसका ट्रांसफर किया है, ये दोनों घट जाएंगे, माइनस का 2x और ये दोनों घट गए, कितने बच गए, 12। हम कह सकते हैं x का मान आ जाएगा 12 है बट्टे -2, यानी कि माइनस का 6। जिस बिंदु को हमें ज्ञात करना था उस बिंदु के निर्देशांक कितने आए, -6,0। ये x का मान -6 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक वो कितना है, -6,0। चेक कर लेते हैं, x प्लस 2 की होली स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 की होली स्क्वायर, x प्लस 3 की होली स्क्वायर 0 माइनस 4 की होली स्क्वायर, x प्लस 2 की होली स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3 की स्क्वायर प्लस का 9, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और इधर हमें प्राप्त हो गया 16। जो एक जैसे थे काट दिया, x स्क्वायर काट दिया हमने, 9 और 9 को काट दिया, 4x और 6x का ट्रांसफर किया तो माइनस के 2x, इधर से 4 और 16 का ट्रांसफर किया हमने, 16 की तरफ 4 भेजा 12, x का मान आ गया -6,0। क्वेश्चन नंबर 2, और से जो जुड़े हुए हैं वापस वही किनारे के बिंदु हो जाएंगे और 7,6 बीच में बैठ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इस क्वेश्चन को भी मैं हल कर देता हूं। A और B और बीच में एक बिंदु C बैठा है,
ठीक है। पहले मैं बिंदु सी के निर्देशांक लिख देता हूं, कितने हैं 7,6, ये बिंदु सी के निर्देशांक है 7,6। अब मैं ए और बी के भी लिख देता हूं, ए के निर्देशांक है 11,8 और बी के हैं 1,3, 11,8 1,3, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना था कि ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं। जब भी अनुपात का नाम आए, अनुपात का नाम नहीं दे रखा है, अंतः विभाजन होता है, ठीक है। तो मेरे पास में x1 का मान कितना है 11, x2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 8 और y2 का मान कितना है 3। ये x1 है, ये y1 है, x1 y1 लिख दिए, ये x2 है, ये y2 है, x2 y2 लिख दिए। ये हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आंसर है कि जिस अनुपात में विभाजित होते हैं वो बिंदु 7,6 है, विभाजक बिंदु के निर्देशांक है। हमें m1 m2 ज्ञात करना था, हमने मान लिया बिंदु C रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से मुझे क्या प्राप्त होगा, विभाजन सूत्र लगा रहा हूं मैं। सबसे पहले और सबसे सटीक जो आंसर शीट है या सॉल्यूशन है वो देने वाले आदर्श परिवार की तरफ से ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। आप इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मैं क्या करूंगा, विभाजन फॉर्मूले के बराबर में लिखूंगा किसका, x का मान। विभाजन फॉर्मूले का जो x वाला फॉर्मूला है उसके बराबर में विभाजन बिंदु के निर्देशांक 7 दिए हुए हैं वो लिख दूंगा। अब m1 मुझे ज्ञात करना है, x2 का मान कितना है 1 प्लस m2 मुझे ज्ञात करना है, x1 का मान कितना है 8 गुणा में 8 और बट्टे में m1 प्लस m2 जो कि मुझे ज्ञात करना है बराबर में 7 और बट्टे में 1 लगा देता हूं। ये 7 m1 प्लस 7 m2 और इनका m1 का 1 से गुणा करेंगे, m1 प्लस 8 का m2 से गुणा करेंगे 8 m2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2 का 7 से, तो कितना आएगा 7 m1 प्लस 7 m2। हमें m1 का मान निकालना है, ट्रांसफर करेंगे दोनों को एक साइड लेके आते हैं, m1 माइनस 7 m1 बराबर 7 m2 माइनस 8 m2। यहाँ कितना आ गया माइनस का 6 m1, यहाँ कितना आ गया माइनस का m2, m2 कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर m1 बटे m2 बराबर 1:6। फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिएगा, ये फाइनल आंसर है 1:6, ठीक है। हम चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, ये y वाला निर्देशांक क्या आ जाएगा, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा यदि मैं यहाँ 1 रख दूँ, ठीक है, और y2 का मान रख दूँ मैं कितना 3 प्लस यहाँ मैं रख दूँ 6 m2 का मान है, गुणा में यहाँ रख दूँ मैं 8 और बट्टे में 6 प्लस 1 आएगा यानी 7। यहाँ गुणा करने पे कितना आएगा 3 प्लस यहाँ गुणा करने पे 48 और बट्टे में कितना आएगा 6 और 1 7, यानी कि 51/7। हमारे पास में इसका सही सॉल्यूशन नहीं आया, यानी कि हमारे पास में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हुई है। चलिए स्टूडेंट्स आंसर नहीं आ रहा है, मैच करते हैं। यही एक तरीका होता है स्टूडेंट्स की पहचान का कि यदि आंसर गलत हो जाए तो क्या किया जाता है। ये रही हमारी मिस्टेक, मैंने क्या किया, इसका मान लिख दिया x2 का, जबकि लिखना किसका था x1 का, यानी कि यहाँ 11 होगा, यहाँ 11 होगा तो यहाँ भी 11 होगा, यहाँ 11 होगा तो यहाँ भी कितना होगा 11 होगा। तो कितना आएगा माइनस का 6 m1 बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स से माइनस का 4 m2। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये आएगा 4:6 बराबर 2:3, ठीक है। अब आप फिर से यदि कहोगे तो मैं चेक करके बता रहा हूँ, 2 गुणा y2 का मान कितना है 3 प्लस हमारे पास में m2 का मान कितना था 3 गुणा y2 का मान कितना है 8, कितना आएगा 6 प्लस 24 और बट्टे में कितना 5। सही आंसर है 30/5 यानी कि 6 लेके आना था। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो जांच है वो सही है। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हमें जो हल करना है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी ऑप्शन है, दोनों ही प्रमेय है। पहली प्रमेय है 12.8, हमें क्या कह रही है, किसी चाप द्वारा। तो मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, ये लीजिए वृत्त, और इसके केंद्र, पहले मैंने एक चाप मान लिया, मेरे पास में एक चाप है BC चाप है, ठीक है। तो ये BC चाप है, वो केंद्र पे एक कोण अंतरित कर रहा है
BOC, और एक और बिंदु है शेष भाग पर, मैंने मान लिया ये ए बिंदु स्थित है, तो सेम का सेम चाप BC शेष भाग पे जो कोण अंतरित कर रहा है वो कैसा है, BAC है। ठीक है, हमें जो दिया हुआ है मैंने आपको बता दिया, एक चाप BC दिया हुआ है, ये केंद्र पे कोण BOC और शेष भाग पे कोण BAC ज्ञात देर अंतरित कर रहा है। सिद्ध क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है ना वो लिख देता हूं मैं। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि चाप BC द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण यानी कोण BOC ये क्या है, शेष भाग पर अंतरित कोण यानी BAC पर अंतरित कोण का डबल है, बराबर दो कोण BAC, ये इसका डबल है। BOC केंद्र पे अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का डबल है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, रचना करूंगा, और रचना कैसी है, A को P से मिलाया। स्टूडेंट्स आपको जानकर अति आश्चर्य होगा कि आदर्श परिवार की ये YouTube ऑनलाइन क्लासेज ऐसी क्लासेज है जिसमें कि आपको सुपरफास्ट रिवीजन में इस एक्सरसाइज में यदि मैंने जो पर में 12.8 कराई है, एक वीडियो उसके स्टार्टिंग में मैंने 12.8 पर में करा रखी है, उसमें एकदम स्पष्ट बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट पर में यही है और ये पेपर में भी आई भी है। तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हो कि आदर्श ऑनलाइन क्लासेज कितनी इंपॉर्टेंट है एक विद्यार्थी के लिए। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं A को P से मिलाऊंगा तो मुझे यहाँ पे जो कोणों की संख्या प्राप्त हो जाएगी ना वो 6 प्राप्त हो जाएगी। मैं इनको अलग अलग नाम दे रहा हूँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 और इधर 5 और 6। और ये जो A को O से मिला के मैं P तक बढ़ाया है, A को किससे मिलाया, A को केंद्र O से मिलाया और P तक बढ़ाया। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको P तक बढ़ाया ना मुझे क्या प्राप्त हुआ है, बहिष्कोण प्राप्त हुआ है। यहाँ पे 5 और 6 हैं वो बहिष्कोण है। तो चलिए हम इसकी उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले त्रिभुज AOB में। ठीक है, इस त्रिभुज AOB में केवल इधर वाला पार्ट है ये AOB, इसमें क्या है मेरे पास में OA और OB दोनों त्रिज्याएं हैं, ये आपस में कैसी है, बराबर हैं। OA और OB आपस में बराबर हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होना तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण 1 बराबर कैसा होगा, कोण 2, और कोण 1 बराबर कोण 2 ये तो आपस में सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण है। याद रखना कि कोण 1 बराबर कोण 2 है ना, मैं इसको समीकरण 1 बना रहा हूं, ये आगे काम आएगी। ये तो हो गई कोण 1 बराबर कोण 2 सम्मुख कोण। अब हम त्रिभुज AOB में बहिष्कोण पर में लगाएंगे। त्रिभुज AOB में क्या लगा रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, बहिष्कोण पर में लगा रहा हूं मैं। यदि इस त्रिभुज में मैं क्या लगाऊं, बहिष्कोण पर मैं लगाऊं तो मुझे क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, कोण 5 किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा, कोण 1 और कोण 2 के। यही बहिष्कोण होता है कि बढ़ाई गई भुजा पे बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुखी कोणों के बराबर होता है। तो ये विपरीत अंतराभिमुखी कोण है 1 और 2 के बराबर। लेकिन 1 और 2 तो बराबर है, यानी या तो 1 की जगह 2 लिखना है या 2 की जगह 1 लिखना है। कैसे पता चलेगा, जो सिद्ध करना है उसके अनुसार। BAC सिद्ध करना है, उसमें 1 और 3 की आवश्यकता है BAC में, तो 1 को रखूंगा 2 को नहीं। तो इसी समीकरण को मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 1। 2 को मैंने समीकरण 1 के अनुसार 1 से प्रतिस्थापित कर दिया, मुझे प्राप्त हुआ कोण 5 बराबर 2 कोण 1। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे दूंगा। ये तो मैंने AOB से प्राप्त किया। यदि सेम की सेम यही पर मैं त्रिभुज AOC में लगाता, सेम का सेम यही नियम यदि मैं त्रिभुज AOC में लगाता तो मुझे क्या प्राप्त होता, कोण 6 बराबर 2 कोण 3 प्राप्त होता। और इसको मैं समीकरण 3 नाम दे रहा हूं, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 नाम दिया है। यहाँ इस त्रिभुज AOC में कोण 6 किसके बराबर होगा, 2 कोण 3 के बराबर होगा। मैं क्या कर देता हूं, समीकरण 2 व 3 को जोड़ देता हूं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो चलिए स्टूडेंट्स समीकरण 2 व 3 को जोड़ रहा हूं मैं। दोनों के LHS जुड़ेंगे, यानी कोण 5 प्लस कोण 5। दोनों के RHS जुड़ेंगे, 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3। आप चित्र में देखिएगा, चलो मैं दिखा देता हूं। 5 और 6 मिलके क्या बना रहे हैं, कोण BOC बना रहे हैं। और यदि मैं यहाँ पे 2 कॉमन लूं तो क्या आएगा, कोण 1 प्लस कोण 3। देखिए फिर से 1 और 3 मिलकर क्या बन रहे हैं, 1 और 3 मिलकर क्या बन रहे हैं स्टूडेंट्स, यदि 1 और 3 को जोड़ूं तो ये प्राप्त हो रहा है मुझे कौन सा, कोण BAC बराबर
कोण BAC। यही तो हमें सिद्ध करना था कि किसी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण BC चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण BOC शेष भाग पर अंतरित कोण के डबल होता है, दो कोण BAC। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट है, सॉरी इसकी जो दो क्वेश्चन थे ऑप्शनल उसमें से एक सिद्ध कर दिया। अब हमें इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमें सिद्ध करना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज का एक भुजा बढ़ाने पर जो बढ़ाया हुआ बहिष्कोण है यदि वो अंतराभिमुखी कोण के बराबर हो तो जो चतुर्भुज प्राप्त होता है ना वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमें ऐसा कहना चाह रहा है। मान लीजिए एक वृत्त है और इसके अंदर एक चतुर्भुज स्थित है। इस चतुर्भुज की यदि मैं एक भुजा को बढ़ा दूं, मेरे पास मान लो ये एक चतुर्भुज था ABCD, ठीक है, इसकी एक भुजा को मैंने BC भुजा को बिंदु E तक बढ़ा दिया तो बहिष्कोण क्या होगा? मैं लिख पेन से दिखा रहा हूँ, ये वाला बहिष्कोण होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है। तो ये जो कोण नंबर 5 होगा ना वो कैसा होगा? बहिष्कोण होगा। हमें क्या बताया हुआ है? हमें बताया कि कोण 1 और कोण 5 है ना वो आपस में बराबर हैं। ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोण 1 बराबर कोण 5। इस क्वेश्चन में हमें कह रखा था कि किसी चतुर्भुज की भुजा बढ़ाने पर जो बहिष्कोण होता है वो अंतराभिमुखी कोण के बराबर दिया हुआ था। कोण 1 बराबर कोण 5 है वो हमें बराबर दिया हुआ था। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ABCD चक्रीय है और ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि इसके कोई से भी दो जो सम्मुख कोण है उनका योग 180 डिग्री है। तो मैं मान लेता हूं, मैं ये सिद्ध कर दूंगा कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसके सम्मुख कोण 180 डिग्री के बराबर प्रूव करने हैं मुझे। तो स्टार्ट करता हूं मैं उत्पत्ति, सिंपल सी ही, पर मैं हमारे पास में ये हमें पहले से ही दे रखा है, इसको समीकरण 1 बना देता हूं मैं। कोण 1 बराबर कोण 5 और मुझे सिद्ध करना है कि 1 और 3 मिलके 180 डिग्री के बराबर हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस जो BE रेखा है, यदि मैं BE रेखा पर क्या लगा दूं? कौन सी पर? मैं रैखिक कोण युग्म लगा दूं। मैं रेखा BE पर रैखिक कोण युग्म से मैं रेखा BE पर क्या लगा रहा हूं स्टूडेंट्स? रैखिक कोण युग्म लगा रहा हूं। मुझे क्या प्राप्त होगा? कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री प्राप्त होगा। कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री प्राप्त होगा। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में मैं कोण 1 बराबर कोण 5 से 5 का मान रख देता हूं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से कोण 5 का मान कहां रखना है? समीकरण 2 में रखना है। 2 में रखने पर नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर आ रहा है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट से? कोण 3 तो सेम का सेम और 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 बराबर 180 डिग्री। अब आप देख लीजिए कोण 1 व कोण 3 क्या है? चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण है। चतुर्भुज ABCD के क्या है? सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण यदि 180 डिग्री के बराबर होते हैं तो वो चतुर्भुज कैसा होता है? चक्रीय होता है। अर्थात चतुर्भुज ABCD कैसा है? चक्रीय चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था। इतनी सिद्धम सरल सी थ्योरम थी और इसको सिद्ध करने के 6 नंबर थे, मात्र 5 लाइनों की थ्योरम थी, सिद्ध कर दिया हमने। चलिए फाइनल आंसर सभी स्टूडेंट्स का। फिर ये क्वेश्चन हमें क्या करना है? माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसकी सारणी बना लेता हूँ। वर्ग और बारंबारता 0 से 10 पहला वर्ग है, बारंबारता इसकी 6। दूसरा वर्ग है 10 से 20 और इसकी बारंबारता है 10। तीसरा वर्ग है मेरे पास में 20 से 30 और इसकी बारंबारता है 13। चौथा वर्ग है मुझे दिया हुआ 30 से 40 और बारंबारता है 7। और जो पांचवा और अंतिम वर्ग दिया है वो है 40 से 50 जिसकी की बारंबारता है 4। मुझे क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करने के लिए मध्यमान। मध्यमान किसे ज्ञात होता है स्टूडेंट? से दोनों वर्गों के बीच का अंतर, यानी 0 और 10 के बीच का मान। 0 और 10 दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाऊंगा मैं, यानी मुझे प्राप्त होगा 5। 10 और 20 दोनों को जोड़ के 15। वैसे भी 10-10 का गैप है तो यहाँ मैं 10 जोड़ दूंगा, 5 में 10 जोड़ने पे 15, 10 जोड़ दूंगा 25, 10 जोड़ दूंगा 35, 10 जोड़ दूंगा 45।
आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी इन सब का जोड़ करना है। 6 और 4 जोड़ने पे 10 होते हैं, 10 और 10 होते हैं 20, 20 और 20 यानी कि 40। सिग्मा एफ का जो मान आएगा वो 40 आएगा। 4 और 6 10, 10 और 10 पहले से बैठे हैं 20, 13 और 7 20 होते हैं, 20 और 20 40 होते हैं। अब मुझे एफ और एक्स का गुना करना है, ठीक है, तो कर रहा हूं मैं एफ और एक्स का गुना। कितना होगा? 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30 होता है, 15 और 10 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना होता है? 150। 25 और 13 का मल्टीप्लाई, 13 को 5 से करेंगे 65, कैरी आएगा 6, 13 को 2 से गुणा करूंगा मैं 26, 26 से यदि मैं 6 जोड़ूंगा, 26 और 6 32, 325। 35 को 7 से करना है, 7 को 5 से गुणा करने पर 35 आते हैं, कैरी आएगा 3। 7 को यदि मैं किससे 3 से गुणा करूंगा तो 21, 21 और 3 24, 245। 45 को 4 से गुणा करने पे 180 आते हैं स्टूडेंट्स। अब इन सबको मुझे जोड़ना है, ठीक है। यदि मैं इन सबको जोड़ूंगा तो आपको पता ही है सभी पहले अंकों को जोड़ना है। 0 और 0, 5 और 5 10 होते हैं 0, मेरे पास में कैरी है वो 1 है। 3 और 5 को जोड़ रहा हूं मैं 8, 8 में 2 जोड़ रहा हूं 10, 10 में 4 जोड़ रहा हूं 14, 14 में 8 जोड़ रहा हूं यानी कि 22 और 1 मेरे पास कैरी है, 22 और 1 23, ठीक है। यानी कि अब जो मेरे पास कैरी है वो 2 है। 1 और 3 4 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, 6 और 1 7 होते हैं, सॉरी 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 2 9 होते हैं। तो इस तरीके से मुझे जो जोड़ प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 930, ठीक है। जो मुझे फाइनल जोड़ प्राप्त हुआ मैं फिर से जोड़ लेता हूँ। 12 2 14, 5 19 और 3 22, 1 2 3 3 3 6, 6 और 1 7 और 2 कैरी थी 930, ठीक है। अब मुझे क्या ज्ञात करनी है? माध्य ज्ञात करना है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। फाइनल आंसर स्टूडेंट्स 930 बटे 40, 0 से 0 कट जाएगा। 4 में किसी भी संख्या का भाग देने पे पूरा पूरा जाता है। 23 × 4 92 होते हैं, आप जानते ही हैं। तो मेरे पास जो बचेगा वो एक शेषफल बचेगा। 4 का भाग लगाऊंगा मैं कितना बार? 2 बार, यानी कि फाइनल जो आंसर है वो है 23.25। अब हम करने वाले हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करनी थी? सबसे बड़ी बारंबारता यानी कि 13। तो मैं लिखूंगा, मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूं, सबसे बड़ी बारंबारता 13 के सामने का बहुलक वर्ग यानी कि 20 से 30। तो ये होगी F1, इससे जस्ट पहले वाली, क्योंकि आपने गिनती देखी होगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ में F1, ये हमारी F1 है, तो 1 से पहले 0 आता है तो ये F0 है, और 1 के बाद में 2 आता है तो ये F2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है वो कितना है? 20 से 30। बहुलक वर्ग सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स हमने। कितना है? बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30। तो कहने का मतलब है L का मान प्राप्त हो गया मुझे, कितना? 20। F1 का मान कितना स्टूडेंट्स? सबसे बड़ी बारंबारता यानी कि 13। F0 का मान कितना है? 13 से जस्ट पहले वाला यानी कि 10। और F2 का मान कितना स्टूडेंट्स? 13 से पहले वाला 10 और 13 के बाद वाला F2 है यानी कि 7। दोनों के बीच का जो गैप है वो आपको पता ही है, 10-10 का है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। फाइनल आंसर 20 प्लस F1 का मान है 13 माइनस F0 का मान है 10 बट्टे में 13 का दुगना यानी कि 26 माइनस 10 माइनस F2 कितना है? 7 और गुणा में H यानी कि 10। यदि मैं इसका फाइनल आंसर जोड़ में करूंगा तो कितना आएगा? 20 प्लस 13 में से यदि मैं 10 घटाऊंगा तो 3 प्राप्त होंगे। मैं इन दोनों का सदैव जोड़ होता है वो इस के मान से छोटा ही होता है। 26 माइनस 17 है गुणा 10। कहने का मतलब है फाइनल जो आंसर प्राप्त होगा वो मुझे ये प्राप्त होगा 20 प्लस जो 3 बचा था मैं उसको 10 से गुणा कर रहा हूं 30 बट्टे में कितना है? 26 माइनस 17। 26, 3 को 10 से गुणा कर दिया 30, 26 में से 17 घटाने पे आपको पता है स्टूडेंट्स 9 बचते हैं, ठीक है। फाइनल जो आंसर है वो 30/9 है। 30 में 9 का भाग लगा रहा हूं मैं,
चलिए लास्ट सवाल है तो मैं भाग लगा के पूरा ही बता देता हूँ आपको। पहले 3 बार जाएगा 27, फिर कितना बच जाएगा मेरे पास में 3 बच जाएगा, आगे अंक नहीं है, पॉइंट 0 की भरमार, यानी कि ये भाग ऐसे ही चलता जाएगा। अब तो आपको समझ आ गया होगा, ऐसे ही 3 3 3 3 ऐसा ये भाग चलता चला जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर ही आएगा। ठीक है, 20 और 3 जुड़ जाएंगे 23, 23.333 ये हमारे बहुलक का लास्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, आदर्श परिवार के ये जो एक मुहिम छेड़ी है कि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की हम उपलब्ध कराएं, हमने उपलब्ध करवाई है इस वीडियो के माध्यम से। हमने बहुत ही कम समय में ये प्रयास किया है, फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में त्रुटि रह गई है तो भी जो फाइनल आंसर की है वो बोर्ड की ही मान्य होगी। हमने अपनी तरफ से जरूर प्रयास किया है, मैंने मेरी तरफ से और आदर्श परिवार की तरफ से खूब मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। मात्र पेपर होने के 12 घंटे के बाद में मैंने ये जो फाइनल वीडियो है ये बनाया है। फिर भी यदि कोई त्रुटि रहती है तो इसकी फाइनल आंसर की है वो अजमेर बोर्ड द्वारा जारी होगी, वही होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।